Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friends, the topic for today is आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल समरी की। हाउ टू प्रिपेयर एंड यूज, कैसे बनाएं और कैसे उसका इस्तेमाल करें प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस को रन करने के लिए। फाइनेंशियल समरी ना पूरी की पूरी समराइज फॉर्म के अंदर जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्प्ले कर रही है। क्यों जरूरी है देखना फाइनेंशियल समरी को। प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस बनाना है हमने। बिजनेस कैश रिच है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हैं। हमने क्लाइंट आइडेंटिफाई किया जिसको हम आइडियल कस्टमर कहते हैं, उसको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। आप ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हो सकते हैं, आप बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, आप रिटेल होलसेल, विच एवर द वे द बिजनेस यू आर डूइंग। भाई एट द एंड ऑफ द डे हमें ये तो पता लगना चाहिए ना कि बिजनेस अल्टीमेटली किस स्टेट के अंदर है, किस स्टेट के अंदर है। आज ना बहुत ही डीप मैं लेके जाने वाला हूं आपको इस फाइनेंशियल समरी के सेशन के अंदर, लेकिन इसको रखेंगे बहुत सिंपल, एकदम इजी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल समरी कब देखनी है। महीने में एक बार। ये खत्म हो गया अक्टूबर का महीना, अब नवंबर है, तो नवंबर में हम देखेंगे अक्टूबर की फाइनेंशियल समरी। क्यों क्यों देखेंगे? सबसे पहले ये जान लो, फाइनेंशियल समरी में हमारी पूरी की पूरी नजर कहाँ जाएगी। सबसे पहले किस फिगर को देखेगी? वो देखेगी प्रॉफिट की फिगर को। सबसे पहले प्रॉफिट फर्स्ट के सिद्धांत के हिसाब, प्रॉफिट फर्स्ट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले मैंने क्या देखा, प्रॉफिट को। भाई मेरा लास्ट मंथ का प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ मनी कितना आया है। अब उससे पिछले महीने कितना था, उससे पिछले महीने कितना था, उससे पिछले महीने कितना था। यानी कि मंथ बाय मंथ बाय मंथ बाय मंथ मेरा जो प्रॉफिट है ना, एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर, अभी मैं परसेंटेज की बात ही नहीं कर रहा, एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर प्रॉफिट कितना है। देखो बिजनेस हम कर रहे हैं, लेकिन वो मैजिकल प्रॉफिट की फिगर को हम नहीं देख रहे। जब प्रॉफिट की फिगर को नहीं देख रहे तो पता कैसे लगेगा जो पिछले महीने काम किया था या अब जो इस महीने काम कर रहे हैं उसका अल्टीमेट आउटकम क्या हो रहा है। आप जो भी बिजनेस में कर रहे हो ना, प्रॉफिट पे उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। मंथ बाय मंथ प्रॉफिट एज ए परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रहा, तो कोई फायदा नहीं है बिजनेस करने का। ओके, आप कह रहे हो कि जगमोहन मंथ बाय मंथ ना मेरा प्रॉफिट कई बार फ्लक्चुएट करता है। ओके, मान लिया सीजनल बिजनेस है, या मेरा मंथली प्रॉफिट का नहीं पता लग पाता। क्यों नहीं पता लग पाता? जब फाइनेंशियल समरी बनाओगे, इवन किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर आप हो तो पॉसिबल है मंथली प्रॉफिट बनाना। अभी दिखाऊंगा मैं कैसे फाइनेंशियल समरी के अंदर बन के आएगा। तो फिर आप क्या करो, प्रॉफिट फॉर लास्ट मंथ और क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, यानी कि अप टू दैट मंथ, अक्टूबर के महीने का कितना प्रॉफिट था और अप टू अक्टूबर मेरा कितना प्रॉफिट आ चुका है। तो ये ग्रोइंग ट्रेंड के अंदर है कि नहीं है, ये सबसे पहली चीज है जो हम देख रहे हैं किसके अंदर, फाइनेंशियल समरी के अंदर। तो उससे ना पूरी की पूरी रियलाइजेशन हो जाती है कि जिस तरह की एक्टिविटी हम बिजनेस के अंदर कर रहे हैं क्या वो रियली में प्रॉफिटेबल थी कि नहीं थी। मान लीजिए आप कहते हो कि मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मुझे 3 मशीन ले लेनी चाहिए, R&D के ऊपर एक्सपेंस करना चाहिए मुझे। क्या मुझे टॉप मैनेजमेंट के अंदर, मिडिल मैनेजमेंट के अंदर नई टीम को हायर कर देना चाहिए? कर लेते हैं, कोई मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं,
ट्रैवलिंग कर रहे हो आप, नया सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हो, बिजनेस के अंदर कोलैबोरेशंस कर रहे हो, जॉइंट वेंचर कर रहे हो, इम्प्लॉई को रीऑर्गेनाइज कर रहे हो, जाने कितनी कितनी कौन कौन सी एक्टिविटीज आप बिजनेस के अंदर कर रहे हो, लेकिन इन सभी का अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर। एक बार देखो तो सही कि लास्ट मंथ का प्रॉफिट क्या है और क्यूमुलेटिव अप टू डेट मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, कहां से पता लगेगा? फाइनेंशियल समरी से। कैश फ्लो मास्टरी के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग फाइनेंशियल समरी। तो यहां पर मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं। दूसरा, जीपी रेशो, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशो, यानी कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं ओवरऑल उसका मार्जिन कितना है, उसकी जीपी परसेंटेज कितनी है। मेरी लास्ट मंथ जीपी क्या थी, मंथ वाइज जीपी क्या आ रही है, जीपी परसेंटेज क्या आ रही है। अच्छा, बेंचमार्क जीपी मेरा कितना है? आप कहते हो मोबाइल फोन में डील करता हूं तो कम से कम मेरा 20% का जीपी मार्जिन होना चाहिए। अभी जीपी मार्जिन आपका एक्चुअली में कितना आ रहा है? 14%। क्यों? क्यूमुलेटिव अप टू डेट परसेंटेज कितनी आ रही है? 17%। क्यों? ये 3% का गैप क्यों है? क्या परचेज के प्राइस बढ़ गए हैं क्या? सेलिंग प्राइस कम हुआ, कुछ डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम, कुछ आपकी पैकिंग एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, कुछ आपके डायरेक्टली इस तरह से आपने बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज कर दिया है कि जीपी परसेंट आपका कम होता चला जा रहा है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वही बिजनेस कामयाब है जो कि एक जीपी मार्जिन उसने अचीव कर लिया है। और आप अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा, इनोवेशन के द्वारा, अभी जो पीछे किए थे ना, R&D के खर्चों के द्वारा, ज्वाइंट वेंचर के द्वारा, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन के द्वारा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के द्वारा, न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो इनोवेशन आपने की है, जो यूनिक तरह की यूएसपी आपने अपने बिजनेस के अंदर डाली है, एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, इन सभी सेगमेंट की जो एवरेज मिलाकर जो जीपी मार्जिन आ रहा है, एवरेज जीपी सभी सेगमेंट की को मिलाकर, हो सकता है कि एक प्रोडक्ट आपका एंट्री लेवल का हो, उस एंट्री लेवल की वजह से आपको पूरी मार्केट के अंदर प्रेजेंस मिलती है, चलो ठीक है। लेकिन क्या आपके पास दूसरा प्रोडक्ट है ना जो इसके ओवरऑल एवरेज को ऊपर कर देता है जीपी मार्जिन को? और फिर किस ज्योग्राफी के अंदर और किस लेवल के क्लाइंट के साथ में आप डील कर रहे हो? तो जीपी परसेंटेज यानी कि ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, जीपी परसेंटेज आपके बिजनेस का होना कितना चाहिए, ये फाइनेंशियल समरी के बेंचमार्क में लिख दो और उसको आप मॉनिटर करो मंथ बाय मंथ बाय मंथ। ये जो दो पैरामीटर मैंने आपसे डिस्कस किए ना, पहला क्या था? प्रॉफिट को देखना कि वाकई बढ़ रहा है क्या, या एफर्ट यहाँ वहां कहीं भी जा रहे हैं, या बिजनेस के अंदर लॉस आ रहा है। दूसरा, जीपी परसेंटेज, ओवरऑल बिजनेस को परसेंटेज को बढ़ाना, ये टारगेट है जो कि आपको दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल समरी के अंदर। चलो ठीक है। फिर तीसरा, सेल की जो फिगर है ना आपकी, सेल, अब सेल देख लो। पहले क्या देखा? प्रॉफिट। फिर क्या देखा? जीपी का परसेंटेज। फिर देखा तीसरे नंबर पे सेल। मेरी सेल ओवरऑल मेरे प्लान के हिसाब से चल रही है कि आपने डिसाइड किया कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर मैं 50 करोड़ की सेल करूंगा, और अप टू अक्टूबर ना मेरी सेल 32 करोड़ की हो चुकी होगी। अभी कितनी हुई है? अभी 15 है क्या? ये बीच का जो डिफरेंस है, आने वाले समय में मैनेज करने वाले हो। क्योंकि आपने अगर 50 करोड़ का बेंचमार्क बनाया था, तो हो सकता है कि बिजनेस में जो सैलरी की कॉस्ट है, जो रेंट की कॉस्ट है, जो बैंक फाइनेंस जिस तरह से आपने रिक्रिएट कर लिया, जिस तरह से कैपेसिटी बिल्ड कर ली है, अब आपने कैपेसिटी तो बिल्ड की है 50 करोड़ के एनुअल टर्नओवर के हिसाब से, उस हिसाब से अक्टूबर तक आपकी जितनी सेल होनी चाहिए थी, चाहे आपका सीजनल बिजनेस है, उससे बहुत कम हो रही है। तो क्या होगा? ये ना लॉस होगा, लॉस उसकी वजह से। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट से भी नीचे की अगर सेल कर दी तो पक्का लॉस है। ब्रेक इवन के पॉइंट के बराबर की सेल कर दी तो हो सकता है प्रॉफिट ना हो, तो लॉस भी नहीं होगा। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की सेल करोगे, क्योंकि कैपेसिटी आपने वैसे बिल्ड कर रखी है ना। कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? कैपेसिटी का मतलब बिल्कुल सिंपल हुआ कि भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंप्लॉइज आपने हायर किए हुए हैं, सैलरी भी तो देनी है, खर्चे भी तो करने हैं। आप कह रहे हो ठीक है जगह समझ गए।
समझ गए? सेल फाइनेंशियल समरी में मुझे देखनी है ओवरऑल, मंथ वाइज और क्यूमुलेटिव अप टू डेट मेरी सेल का ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, सेल को मुझे देखना है। सेल को अब आपने सेगमेंट वाइज देखना है। मार्केटिंग टीम के साथ बैठ जाओ, अपनी क्रिएटिविटी लगा लो, जो आपने ज्वाइंट वेंचर एसोसिएशन टाइप जो करने हैं कर लो, व्हाट एवर यू वांट टू डू, प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट। और सेल की फिगर दिखेगी कहाँ पे आपको? फाइनेंशियल समरी में। देख लिया आपने। पॉइंट नंबर 4, अब आप क्या देखना है? अब आप देखो फाइनेंशियल समरी के अंदर आपकी टीवीसी, टीवीसी यानी कि ट्रू वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या होती है टीवीसी? देखिए, आप जो भी सेल कर रहे हैं उसको बनाने के लिए जो डायरेक्टली, जिसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हो, परचेज है, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन हो गई, पैकिंग एक्सपेंसेस है, ये सारे के सारे खर्चे, जॉब वर्क चार्जेस पर यूनिट आप पे करते हो, यानी कि जो भी चीजें एज ए परसेंटेज वेरी करती हैं सेल और प्रोडक्शन के साथ में, वो आपकी टीवीसी है। अब जब टीवीसी को एनालाइज कर रहे हो पॉइंट नंबर 4 के अंदर, वहां पर देखा कि जो पैकिंग एक्सपेंसेस है ना, वो होने चाहिए थे 2%। लेकिन पैकिंग एक्सपेंसेस फाइनेंशियल समरी की परसेंटेज दिखा रही है ब्रेकअप के अंदर कि यार ये तो चल रहे हैं मेरे 5%, कितने 5%। पैकिंग एक्सपेंसेस होने चाहिए थे 2%, चल रहे हैं 5%। यानी कि जो एक्स्ट्रा 3% पैकिंग एक्सपेंस की कॉस्ट आ गई ना, उसने आपका जीपी परसेंटेज कम कर रखा है, कम कर दिया जीपी परसेंटेज। हम ध्यान ही नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं कि हाँ भाई पैकिंग एक्सपेंसेस जरूरी थे, हाँ। पीओ बना था, बना था। पीओ के अगेंस्ट में मटेरियल भी आया था, उसकी क्वालिटी चेक भी हुई थी, और बिल भी सही आया था। अकाउंटेंट ने बिल्कुल सही तरीके से राइट पार्टी को सही अकाउंट में आरटीजीएस भी कर दी थी। सारी ट्रांजैक्शन जेन्यून है, सारी ट्रांजैक्शन, यानी कि जेन्यूनली आप पैकिंग एक्सपेंसेस को परचेज कर रहे हो, बढ़िया क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन कंजम्पशन ज्यादा है ना इसकी, 2% की जगह 5% है, तो नुकसान हो रहा है। इसको नहीं देख रहे हम। मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स पीपल क्या कर रहे हैं, अच्छी अच्छी अकाउंटिंग कर रहे हैं, परचेज का बिल आ गया, चढ़ा दिया, सारा काम कर दिया। उसी तरीके से ऑडिटर भी ये देख रहे हैं कि डेट ठीक है, जीएसटी नंबर ठीक है, पार्टी का नाम ठीक है, राइट अकाउंट में राइट पैसा गया है, वो भी पूरा ऑडिट कर देंगे। बिजनेस ओनर भी देखेंगे कि भाई जो भी परचेज किया गया है एक्स वाई जेड पी क्यू आर पार्टी से किया गया परचेज, और उन पार्टी से राइट क्वालिटी का माल ही परचेज किया गया है, सारा कुछ कर दिया। अरे फाइनेंशियल समरी तो देखी नहीं, उसको तो एनालाइज ही नहीं किया। आपकी परसेंटेज बढ़ गई है, 2% की जगह 5-5% के पैकिंग चार्जेस हो गए हैं, तो बिजनेस में प्रॉफिट कैसे आएगा? नहीं देख रहे। इसलिए जरूरी है कि मेरी टीवीसी एज ए परसेंटेज कौन सा खर्चा कितना होना चाहिए। जैसे कि रॉ मटेरियल, अब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके अंदर रॉ मटेरियल की कंजम्पशन 60% या उससे कम होनी चाहिए। अब रॉ मटेरियल ही आपका 73%, 82% जा रहा है, एज ए परसेंटेज देखा नहीं। बात फिर वही है, जब परचेज कर रहे थे सब कुछ ठीक परचेज है, राइट पार्टी को राइट वाउचर एंट्री, टाइमली एंट्रियां कर रहे हो। अरे टाइमली अकाउंटिंग करने से फाइनेंस थोड़ी मैनेज हो जाता है। फाइनेंस को मैनेज करने के लिए सबसे पहला टूल ही फाइनेंशियल समरी है, आपके प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस करने के लिए। फोर्थ नंबर पॉइंट आपको समझ आ गया? फोर्थ नंबर पॉइंट ये था कि भाई जो कॉस्ट अपने बिजनेस के अंदर, जिसको हम टीवीसी कहते हैं, एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, क्या वो आपके बेंचमार्क के हिसाब से है कि नहीं है? नहीं होगी तो जीपी कम हो जाएगा, जीपी कम हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। आप कह रहे हो ओके जगमोहन, अब समझ में आ रही है। जो आप फाइनेंशियल समरी की बात कर रहे हो उसमें आप कह रहे हो कि एक बार उठाओ ऐसे फाइनेंशियल समरी को, उसको देखो, और पहले देखो प्रॉफिट क्या आया, प्रॉफिट क्या आया, ये प्रॉफिट मंथ बाय मंथ बढ़ रहा है क्या? दूसरा, जीपी की परसेंटेज क्या आई? तीसरा, सेल मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं कर पा रहा हूँ ना? चौथा, जो मेरी टीवीसी है वो एज ए परसेंटेज ऑफ सेल कितनी आ रही है, बेंचमार्क के बराबर या उससे कम है ना, ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो पांचवा क्या देखें? पांचवा अब देखने का समय आ गया है, आपकी कॉस्ट, खर्चे, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि टीवीसी नहीं होती।
अब टीवीसी क्या होती है, अभी मैंने बताया। जो भी खर्चा एज ए परसेंटेज ऑफ सेल या प्रोडक्शन होता है वो टीवीसी होता है। टीवीसी के अलावा जितनी भी कंपनी में खर्चे हैं ना, वो सारे के सारे कैटेगराइज हमने कर दिए फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर, जैसे कि सैलरी, जैसे कि रेंट, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन बैंक फाइनेंस, फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एडमिन के बाकी सारे के सारे एक्सपेंसेस, ऑडिटर फीस, लीगल एंड प्रोफेशनल की फीस, एनी अदर एक्सपेंसेस, सारे के सारे आपके फिक्स्ड कॉस्ट हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट को मैं एज ए परसेंटेज देखूं कि एज ए अमाउंट देखूं? एज ए अमाउंट देखना है, एज ए अमाउंट देखना है फिक्स्ड कॉस्ट को, एज ए परसेंटेज नहीं देखना। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एज ए परसेंटेज वेरी नहीं करती ना। वो या तो फिक्स्ड हो सकती है रेंट की तरह, या वो सेमी वेरिएबल हो सकती है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की तरह, सेमी वेरिएबल हो सकती है एडवर्टाइजमेंट की तरह, मार्केटिंग एक्सपेंसेस की तरह, बैंक इंटरेस्ट की तरह, सेमी वेरिएबल टू दी सेल। अब ये थोड़ी कि सेल कम हो गई है तो बैंक का इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा ना। सेल तो सीजनल है, बाकी नई सेल हुई तो स्टॉक में पड़ा होगा, लेकिन बैंक से तो लोन ले लिया या बिजनेस में तो अपने फाइनेंस लगा दिया, तो बैंक का इंटरेस्ट कोई टीवीसी थोड़ी है। तो यानी कि अगर हमने फिक्स्ड कॉस्ट को एज ए परसेंटेज ऑफ सेल मॉनिटर नहीं करना तो कैसे करना है? तो उसको मॉनिटर करना है हमने बजट वर्सेस एक्चुअल, बजट वर्सेस एक्चुअल। बजट यानी कि अब आपके बिजनेस के अंदर जो बजट बना हुआ है ना, वो दिखाई कहां पर देता है? फाइनेंशियल समरी में। अपने एक सेशन के अंदर, बजटरी कंट्रोल के सेशन के अंदर, मैंने आपसे प्रॉमिस लिया हुआ है कि आप अपना जब भी बिजनेस कर रहे हो ना, बजट होना ही चाहिए बिजनेस का, बजटरी कंट्रोल के द्वारा। और आपने वो बना लिया, आपने वो बना लिया, बजट आपके पास है। अब आपने देखा कि रेंट मेरा पर मंथ इतना है, और उसके अगेंस्ट में एक्चुअल कितना हुआ। कहीं जोश जोश में आके नए नए गोडाउन तो नहीं किराए पर ले रहे, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस तो नहीं खोल रहे, गुड़गांव में खोल लिया, नोएडा में खोल लिया सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस, जिसका कि किराया भी जाना शुरू हो गया है। ओरिजिनली जब आपने प्लान किया था तब नहीं था। अब जैसे किसी ने सलाह दी, यहाँ भी ऑफिस खोल लो, वहां भी वेयर हाउस कर लो, यहाँ भी रेंट कर लो। ये खर्चे बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ये जो खर्चे होते हैं ना, ये घड़े में छेद होता है, घड़े में छेद होता है, उसमें से पानी निकलता है। यानी कि ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन के द्वारा जो भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट आया, वो निकलना शुरू हो गया ना बाहर। कैसे? इन एक्सपेंसेस के द्वारा। तो एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए? जस्टिफाइड और मिनिमम होने चाहिए। जब वो जस्टिफाइड और मिनिमम है, तो उसके लिए आपने क्या किया? एक बार बजट बना के फ्रीज कर दिया कि इस कैपेसिटी ऑफ बिजनेस के लिए मिनिमम साइड के अंदर बेस्ट एफिशिएंसी के साथ में, बेस्ट इफेक्टिवनेस के साथ में, ये और ये वाले ही मेरे खर्चे होने चाहिए। पेपर पेंसिल लेके बना दो कि ये रहा मेरा रेंट, अच्छा ये रहा मेरा सैलरी। सैलरी के भी हेड्स हैं। सैलरी में मेरी 4 डिपार्टमेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर एडमिन, और फाइनेंस। अब इसमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या सैलरी होनी चाहिए, प्रेजेंटली कितने लोग हैं, वो अंडर यूटिलाइज तो नहीं है कहीं, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में भेजने का समय तो नहीं आ गया है? यूटिलाइज करो ना, ऑलराउंडर डेवलप कर रहे हो आप। कहीं सैलरी ही ऑलरेडी इतनी ज्यादा तो नहीं है। मैंने देखा है ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो पुरानी हो चुकी है ना, उनकी एनुअल इंक्रीमेंट होते 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 इतनी सैलरियां बन चुकी हैं कि अब वो अनवाइबल हो गया है। बिजनेस अच्छा है, मार्केट में पकड़ अच्छी है, लेकिन सैलरियां इतनी हो गई हैं कि पूछे ही कुछ मत। तो अगर सैलरियां उतनी हो चुकी हैं तो क्या करें? सैलरी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट इंटरनली बनाओ, और वो जो टीम मेंबर हैं जिनकी सैलरियां ज्यादा हैं, उनसे बैठ के बात करो। तो उनकी प्रोफाइलिंग के अंदर उनके केआरए को चेंज करो, की रिजल्ट एरिया को चेंज करो, अल्टर करो, ट्रांसफॉर्म करो। नए नए चैलेंजेस दो उनको, चैलेंजेस दो, उनके वर्क को रिलेट करो सेल के साथ में, और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, टीवीसी की परसेंटेज को रिड्यूस करने के लिए, न्यू मार्केट डेवलप करने के लिए। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग प्रोडक्शन में होते हैं, ऑपरेशन में होते हैं, बहुत टेक्निकल होते हैं, क्या उनको सेल में शिफ्ट करने का समय आ गया है क्या? या और कोई क्रिएटिविटी यूटिलाइज करने का समय आ गया है? भाई जस्टिफाई तो करना ही होगा ना आपको, कुछ तो करना होगा, कुछ एक्शन लेने होंगे। या फिर अपनी सेल को मल्टीप्लाई करो, या टीवीसी की परसेंटेज को कम करो, ताकि सैलरी अब एज ए परसेंटेज, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर हैं, और आपकी सैलरी अगर 15% से ऊपर चली जाएगी ना, बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। अगर आप रेंट 8% ऑफ सेल से ज्यादा में चले जाएंगे,
तो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो एक थंबनेल के हिसाब से, थंबनेल नहीं एक थंब रूल के हिसाब से, एक थंब रूल के हिसाब से आप पता क्या क्या करो, जब बजट बनाते हो पूरे साल का बजट बना लो कि इस साल में ना जगमोहन 22-23 के अंदर मैं 50 करोड़ की सेल करूंगा या 100 करोड़ की करूंगा, 20 करोड़ की करूंगा, वट एवर ये सेल करूंगा, और उस हिसाब से मेरी कैपेसिटी भी है। तो एक बार लिख लो, अगर इतनी सेल होती है तो पूरे साल में इतनी सैलरी देनी है। अब पूरे साल की इतनी सैलरी देनी है, वो एज ए परसेंटेज कितना आया? वो एज ए परसेंटेज मान लो आया 12%। अब आप देखो प्रेजेंट परसेंटेज कितनी आ रही है। अगर प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ सैलरी ही 26% आ रही है, प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ रेंट बहुत ज्यादा आ रही है बेंचमार्क से, तो समय आ गया है अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने का। ये बहुत भारी गलती कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल समरी देखते सारी हमें पता लग जाता है कि मेरे वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर कितना मैं खर्च कर रहा हूं मंथ बाय मंथ, और वो खर्चा एज ए परसेंटेज ज्यादा तो नहीं हो गया। क्यों? नहीं तो हम देखेंगे साल खत्म होने के बाद, ये 31 मार्च 2023 आ गया, उसके बाद कहीं जाके सितंबर अक्टूबर में बैलेंस शीट बनेगी, फिर देखेंगे कि पिछले साल की परसेंटेज क्या निकली, प्रॉफिट फिर वही एक आधा परसेंट, 2% या -1%। तो क्या फायदा? ये सब कैश फ्लो का चक्रव्यूह चल रहा है। पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बचता कुछ नहीं है। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट खाया चला जा रहा है फिक्स्ड कॉस्ट के द्वारा। 5 नंबर पॉइंट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको कैसे आपने देखा? बजट के द्वारा। जस्टिफिकेशन दिखेगा कहाँ पे? फाइनेंशियल समरी के अंदर। मंथ बाय मंथ मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर। मेजरमेंट कहाँ पे हो रही है? फाइनेंशियल समरी के अंदर हो रही है, जो कि आज का टॉपिक है। तो 5 पॉइंट हो गए। चलते हैं 6th पॉइंट के ऊपर। अब 6th पॉइंट के ऊपर ना मैं सीधा आपको लेके जा रहा हूं आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के कितने कंपोनेंट होते हैं? मेजरली मेजरली 3 कंपोनेंट होते हैं, यानी कि डेटर्स, लेना कितना है लोगों से, इन्वेंट्री, कितना माल बिजनेस के अंदर रखा हुआ है, क्रेडिटर्स, लोगों को जो पेमेंट करनी है। तो जब आप डेटर्स के अंदर इन्वेंट्री को ऐड करते हो और माइनस कर देते हो क्रेडिटर्स को, तो ये आपकी ओवरऑल वर्किंग कैपिटल आती है। वैसे सही वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर आपको कैश एंड बैंक बैलेंसेस भी ऐड करने, अदर करंट असेट भी ऐड करनी है, और अदर करंट लायबिलिटी माइनस करनी है। यानी कि टोटल करंट असेट में से टोटल करंट लायबिलिटी माइनस करते हो तो उससे सही वर्किंग कैपिटल निकल के आती है। क्योंकि कुछ पैसा आपका टीडीएस में पड़ा होगा, एडवांस टैक्स में पड़ा होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट में पड़ा होगा, शॉर्ट टर्म रिसीवेबल में पड़ा होगा, एडवांस टू सप्लायर में पड़ा होगा, या कुछ पैसा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेबल होगा, या एडवांस फ्रॉम कस्टमर आ चुका होगा। सिंपल कर लो ना। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल है डेटर्स कितने, इन्वेंटरी कितनी है, और क्रेडिटर्स कितने हैं। अब फाइनेंशियल समरी में ना हर महीने आपने ये फिगर देखनी है। कौन सी? कि भैया मेरे डेटर्स कितने हो गए, होने कितने चाहिए थे। सारा पैसा कस्टमर में स्टक हो रहा है क्या? दूसरा, क्या मेरा सारा का सारा पैसा इन्वेंट्री में जा रहा है? सप्लायर के ओवर ड्यू तो नहीं चल रहे, उनको विद इन ड्यू डेट पे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो वर्किंग कैपिटल कहाँ दिखेगी? दिखेगी आपकी फाइनेंशियल समरी के अंदर। तो कितनी होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल? आइडियल होनी चाहिए ना, आइडियल होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल आपकी खुद की कम से कम लगी होनी चाहिए, अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स एफर्ट। यानी कि आप रिसीव करते हो एडवांस में, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री रखते हो, और सप्लायर से 30 to 90 डेज का क्रेडिट लेते हो। तो इससे आपका बिजनेस रोटेट और रोल करता है बहुत तेजी से। कहाँ दिखेगा? फाइनेंशियल समरी के अंदर दिखेगा। इसलिए पॉइंट नंबर 6, वर्किंग कैपिटल अलग से दिया हुआ है। कहाँ पर? फाइनेंशियल समरी के अंदर। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाता है आपका पैसा आ कहां से रहा है, इनफ्लो, और पैसा जा कहां रहा है, आउटफ्लो। कहां से आ रहा है पैसा? पॉइंट नंबर 7 की बात कर रहा हूं मैं, इनफ्लो। आप कह रहे हो कि मुझे कस्टमर से कलेक्शन होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से देखे ना, वॉरेन बफेट जब भी किसी बिजनेस को देखता है ना, कहता है खाली प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मैं देख रहा, मैं देख रहा हूं उसके कैश फ्लो को। पता लगे कस्टमर से पैसे तो लिमिटेड आते हैं, मनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, वहां पर इनफ्लो क्या लिखा हुआ है? पार्टनर अपनी कैपिटल डाल रहा है, प्रोप्राइटर अपनी कैपिटल डाल रहा है,
डायरेक्टर अपना अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं बिजनेस के अंदर, सैलरियां पे करनी है, रेंट पे करना है, ब्याज पे करना है, चल दे दे लोन डाल दे, सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, अपने डालते चले जा रहे हैं। तो इनफ्लो तो बिजनेस के अंदर आ रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है? अगर लोन लेके सैलरियां पे करनी पड़े ना, तो यानी कि बड़ी खतरनाक पोजीशन आ चुकी है, बहुत खतरनाक पोजीशन आ चुकी है। क्यों? क्योंकि जो आप इनफ्लो लेके आ रहे हो वो लायबिलिटी है, वो तो खड़ी हो गई, लेकिन वो एक्सपेंस के रूप में निकल गई। तो ये बिजनेस जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो गया है। लोन लेके खर्चे कौन करता है? कोई नहीं करता। इसलिए इनफ्लो देखना जरूरी है। मैक्सिमम इनफ्लो कहाँ से आना चाहिए? मैक्सिमम इनफ्लो आना चाहिए कस्टमर की तरफ से। हाँ, अगर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, आपने लोन लिया है और उसका इस्तेमाल आपने लॉन्ग टर्म एसेट बिल्ड करने के लिए कर दिया, आप अब आउटफ्लो को देखो। पॉइंट नंबर 8, आउटफ्लो को देखो। आउटफ्लो के अंदर आप खर्चों में कितना भेज रहे हो और अपने कैपिटल क्रिएशन में कर रहे हो। पॉइंट नंबर 9, इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करोगे तो जो बाकी बचेगा वो होता है नेट कैश फ्लो। और नेट कैश फ्लो आपका मंथ बाय मंथ पॉजिटिव है। नेट कैश फ्लो मंथ बाय मंथ पॉजिटिव है, यानी कि इनफ्लो ज्यादा हो रहे हैं, आउटफ्लो कम हो रहे हैं। और आपका पॉइंट नंबर 9, नेट फ्लो बढ़ रहा है, यानी कि बिजनेस के अंदर कैश रिजर्व क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो रहा है, यानी कि बिजनेस अब मनी मेकिंग मशीन बन चुका है, यानी कि बिजनेस अब एक्सपेंड कर रहा है। ये चांदनी चौक में 5,000 रुपये लगा के दुकान खोली थी, तो कब ये 5,000 की दुकान 5 लाख की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी है, 50 लाख की खड़ी कर दी है, और पूरी की पूरी अंपायर खड़ी कर दी है आपने। एक छोटी सी पूंजी से स्टार्ट किया था, क्योंकि आपका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है और मंथ बाय मंथ पॉजिटिव है, क्यूमुलेटिव आज तक पॉजिटिव है, बढ़ता चला जा रहा है। इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करेंगे तो नेट फ्लो आता है, और नेट फ्लो आपका पॉजिटिव है और बिजनेस आपका एक्सपैंड किए चले जा रहा है। ये देखना है हमने। कहाँ दिखेगा जगमोहन? ये दिखेगा फाइनेंशियल समरी के अंदर। इसलिए मैं कहता हूं प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस के लिए क्या जरूरी है? फाइनेंशियल समरी देखना जरूरी है। अब लास्ट क्या देखेंगे हम? लास्ट देखेंगे हम कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, यानी कि महीने के शुरू में मेरे पास कैश एंड बैंक बैलेंसेस कितने थे और महीने के एंड में कितने हैं। अब ओपनिंग में अगर हम नेट कैश फ्लो को ऐड करेंगे तो वही क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अब जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ पड़ा हुआ है? कैश इन हैंड कितना है, पहले बैंक में कितना, दूसरे बैंक में कितना, तीसरे बैंक में कितना, चौथे बैंक में कितना। अगर ओवरड्राफ्ट सीसी लिमिट ली हुई है तो कितनी कम की, कितनी खत्म की, और कितना पैसा पड़ा हुआ है आपका कैश एंड बैंक बैलेंसेस के अंदर। वो जब आपने देख लिया तो इससे क्या हुआ? बहुत बड़ा कंट्रोल लग गया आपके बिजनेस के अंदर। कौन सा कंट्रोल? कंट्रोल ऑफ रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन यानी कि अब आपकी किताबें ना अपडेटेड रहेंगी, पूरी रहेंगी, कंप्लीट रहेंगी। आप चाहे टैली में, बिजी में, सैप, ओरेकल, बान, क्विक बुक, नाविजन, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जब फाइनेंशियल समरी बन रही है ना, तो अकाउंट्स वालों को किताबें मंथली क्लोज करनी ही पड़ेंगी। कैश और बैंक बैलेंस टैली करना ही पड़ेगा, बैंक रिकंसाइल करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल समरी बनेगी नहीं। तो ये आपकी गारंटी हो गई, इंश्योरेंस हो गया। किस चीज का? कि अब आपकी किताबें मंथली बेसिस पे क्लोज होती हैं, क्योंकि तभी तो क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस टैली करेगा, बैंक के साथ में रिकंसाइल होगा, और बुक्स के अंदर एकदम फर्स्ट क्लास पोजीशन आ जाएगी। इसलिए फाइनेंशियल समरी देखना बहुत बहुत जरूरी है। आपने कहा जगमोहन ठीक है, ये जो आपने बातें बताई हैं, इसको अब याद कैसे रखेंगे? इसको याद कैसे रखेंगे? कोई आप दिखा सकते हो क्या? कोई आप दिखा सकते हो क्या मुझे कि ये सारी बातें अगर रिटर्न में मिल जाए, लिखित तौर पे मिल जाए? हाँ हाँ, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, लिखित तौर के ऊपर मिल जाएगी। ये लो, ये ना, आपको सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पर लिखित तौर पे दे रहा हूँ ताकि वो रजिस्टर हो जाए आपके दिमाग के अंदर। ये देखो मैंने क्या बात की अभी तक? फाइनेंशियल समरी की। क्या होती है फाइनेंशियल समरी? फाइनेंशियल समरी इज ए वन पेजर फाइनेंशियल रिपोर्ट शोइंग मंथ वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ना फाइनेंशियल स्कोर बोर्ड है बिजनेस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। अब फाइनेंशियल समरी को रीड कैसे करना है और कैसे एनालाइज करना है? रीड करने के लिए देखो, सबसे पहले ना हमें अंडरस्टैंड कर लेना होगा किसको? फाइनेंशियल समरी के फॉर्मेट को। जो फाइनेंशियल समरी है वो कॉम्बिनेशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जमा कैश फ्लो, जमा बैलेंस शीट। कुछ कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ले लिया, यानी कि रेवेन्यू, टीवीसी, जीपी, फिक्स्ड कॉस्ट और एनपी, ये पीएनएल से ले लिया। और कैश फ्लो, इनफ्लो कहां से आ रहा है?
कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अदर इनफ्लो, और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या दे दिया, टीवीसी में क्या दे दिया, अदर आउटफ्लो क्या कर दिया, कैपिटल आउटफ्लो क्या कर दिया, ये आ गया कैश फ्लो का हिस्सा। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में से क्या क्या लिया हमने, डेटर्स ले लिए, इन्वेंट्री ले ली, क्रेडिटर्स ले लिए, कैश एंड बैंक बैलेंसेस ले लिए। तो यानी कि एक सिंगल शीट के ऊपर बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस ओनर की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जब हमारे सामने इतने सारे डॉक्यूमेंट आते हैं ना, P&L आ गया, बैलेंस शीट आ गई, कैश फ्लो आ गया, और वो भी एक महीने का एक आता है, इतनी मोटी फाइल आ जाती है, समझ ही नहीं आता क्या देखे, कब देखे, कैसे देखे, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फाइनेंशियल समरी के अंदर, एक सिंगल शीट के अंदर, बहुत इजी करने के लिए, इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस ओनर के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना दिया गया है, जिसके अंदर जो लेजर अकाउंट है उसको ग्रुप कर दिया टीवीसी के अंदर, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर, अकाउंट पेबल के अंदर, वर्किंग कैपिटल के अंदर, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और रेवेन्यू। यानी कि बहुत इजी तरीके से पूरे के पूरे फाइनेंस को समराइज करके अंडरस्टैंडेबल बना दिया है। अब इसकी खासियत क्या है, 12 महीनों का डाटा एक ही सिंगल शीट पे दिखाई देता है फाइनेंशियल समरी की। प्लान फिगर भी उसके अंदर आ रही है, एक्चुअल फिगर के अंदर उसके अंदर आ रही है, ताकि आप रिव्यू कर सके कि सोचा क्या था, हो क्या रहा है। पिछले साल का डाटा भी फाइनेंशियल समरी के अंदर आ रहा है, तो देखे तो सही, पिछले साल में कहाँ खड़े थे और आज कहाँ पहुंच रहे हैं मंथ वाइज। बेंच मार्क भी डाल दिया कि आइडियल केस सिनेरियो में, जब सारा आसमान गुलाबी गुलाबी होगा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होंगी, इन आइडियल सिनेरियो में बेंच मार्क होना क्या चाहिए। ओपनिंग बैलेंस किसके लिए, हमने सभी कैश और बैंक बैलेंसेस के लिए लिए। अच्छा, फाइनेंशियल समरी में ना वर्ड यूज किया गया है एक्रूड अकाउंट्स। एक्रूड अकाउंट्स का मतलब होता है कि आपने सेल कर दी, अब पैसे आए चाहे नहीं आए वो सेल मानी जाएगी। आपने खर्चा बुक कर दिया, यानी कि रेंट है, अब रेंट आपने एक्चुअली पे किया या नहीं किया वो खर्चा है, उसको बोलते हैं एक्रूड अकाउंट मर्केंटाइल सिस्टम के हिसाब से। तो जो P&L अकाउंट बनाया जाता है ना, वो एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। जो रेवेन्यू लिखा है ना इसके अंदर, रेवेन्यू का मतलब है आप जो भी सेल कर रहे हो, कोई सर्विस इनकम आ रही है, कोई प्रोफेशनल इनकम आ रही है, कोई जॉब वर्क करते हो, या कोई भी अदर बिजनेस रिसिप्ट है, वो सारा का सारा रेवेन्यू कहलाएगा। टीवीसी का क्या मतलब मैंने बताया, ट्रू, ट्रू, टोटल नहीं, ट्रू, बिल्कुल सच्ची, सच्ची यानी कि 100%। वो वेरिएबल है, डायरेक्ट कॉस्ट है, जो कि 100% प्रोपोर्शनेट होती है सेल के या प्रोडक्शन के। एग्जाम्पल के तौर पे रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल तो टीवीसी है। अब जो वर्क पर पीस करते हो, तो ये, अगर एक पीस पे 1 रुपए देते हो, तो ये परसेंटेज में मेजर कर सकते हो ना। तो ट्रू रिप्रेजेंट करता है 100% वेरिएबल को। अब टीवीसी का एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। वेजेस जो है ना, उसको हम टीवीसी नहीं मानते। वेजेस को टीवीसी इसलिए नहीं मानते, क्योंकि आपने वर्कर को फिक्स 15,000 रुपये सैलरी देनी है। अब कितनी भी प्रोडक्शन हो, कितनी भी सेल हो, सैलरी तो देनी है आपने, क्योंकि ये आपके पेरोल के ऊपर वेजेस है। इसलिए हम वेजेस को लेते ही नहीं टीवीसी के अंदर, क्योंकि 100% वेरिएबल नहीं है। लेकिन जॉब वर्क को लेते हैं। जॉब वर्क को क्यों लेते हैं, क्योंकि जॉब वर्क ना पर पीस बेसिस के ऊपर पे किया जाता है, पर पीस बेसिस पे, इसलिए हम इसको ले लेते हैं। जॉबर को, यानी कि बाहर लेबर से काम करवाएंगे पर पीस बेसिस के ऊपर, वो टीवीसी है। खुद अपनी इन हाउस, ताकि हम प्लानिंग कर सके ना, भाई प्रोडक्शन होगी ना होगी, इनको तो सैलरी देनी पड़ेगी ना, तो उस हिसाब से फंड की प्लानिंग करनी है। इसलिए इनको हम टीवीसी नहीं मानते। किसको, वेजेस को, इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी भी ना, जैसे कॉमन एरिया की इलेक्ट्रिसिटी हो गई, अब इलेक्ट्रिसिटी जो है पर यूनिट कंजम्पशन जो है 100% वेरी नहीं करती, इसलिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको रख लो। हालांकि ये डायरेक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट शीट का पार्ट है, हम कॉस्ट शीट थोड़ी बना रहे हैं, कॉस्ट शीट नहीं बना रहे हम फाइनेंशियल समरी बना रहे हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं जी, हमारे तो कॉस्ट शीट में ऐसे लिखा होता है। अरे भाई, बना ही नहीं रहे कॉस्ट, कोशिश बना लो, अलग से बना लो ना, अलग से बना लो। हम तो फाइनेंशियल समरी बना रहे हैं बिजनेस ओनर की डिसीजन के लिए, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के हिसाब से। जैसे फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री की ओवरहेड है, हाँ ठीक है, फैक्ट्री के ओवरहेड डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। लेकिन इस फाइनेंशियल समरी में जरूरी उसको टीवीसी में लेना मत लो, नीचे लो उसको। जीपी का क्या मतलब होता है, ग्रोस प्रॉफिट, यानी कि रेवेन्यू में से टीवीसी को माइनस करेंगे ना, ये कहलाएगा जीपी। ये जीपी सही मायने में ना कंट्रीब्यूशन है, जिसको आप मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कहते हो। यानी कि जो रेवेन्यू आया उसमें से 100% वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया। मोबाइल फोन खरीदा 8,000 रुपए का, बेच दिया 10,000 रुपए का, तो 2,000 रुपए का ना कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जीपी है फाइनेंशियल समरी के हिसाब से।
ये वाला जीपी आपका इनकम टैक्स वाला जीपी नहीं है, आपकी जो बैलेंस शीट के अंदर आता है वो नहीं है। ग्रुपिंग कर दो ना नीचे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कंट्रोल एंटर करके अगर आप टैली यूज करते हो तो नीचे भेज दो उसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर भेज दो। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए फाइनेंशियल समरी बनाना कितना आसान हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब हुआ, जो कि खर्चे आप सैलरी में, रेंट में, टेलीफोन में देते हो, जिसके अंदर सारे के सारे इंटरनेट एक्सपेंसेस हैं। नेट प्रॉफिट क्या होता है, एनपी। एनपी कैसे निकलेगा, जीपी में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करके। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल होती है जिसके ऊपर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो निकलता कैसे है, फिक्स्ड कॉस्ट को ना आप जीपी रेशियो से डिवाइड कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। अकाउंट पेबल पता क्या होते हैं, जो आप परचेज करते हो, खर्चे करते हो, उसके लिए जो पेमेंट करनी है ना सप्लायर को, वो अकाउंट पेबल कहलाते हैं। तो अकाउंट पेबल हमेशा विद इन ड्यू डेट पेबल होने चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं, अरे डेटर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, आप सेल ऑफ गुड्स करते हो, सर्विस करते हो, ये आपके डेटर्स हैं। तो इन्वेंट्री क्या है, हर तरह की इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, सबको मिला लो, ये सारी मिला के इन्वेंट्री कहलाएगी। खाली रॉ मटेरियल इन्वेंट्री नहीं होता, तीनों को मिला के। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस को डेली बेसिस पे चलाने के लिए चाहिए। अब सैलरियां भी पे करनी है, माल भी खरीदना है, माल स्टोर भी करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। एक्चुअल कैश फ्लो का क्या मतलब होता है, एक्चुअल कैश फ्लो का मतलब होता है कि जो सही मायने में आपके पास पे कर दिया या रिसीव कर दिया, कस्टमर ने पैसे दे दिए तो एक्चुअली आ गया, आपने रेंट पे कर दिया तो चला गया, तो ये है एक्चुअल। एक्रूड क्या था, दिया या नहीं दिया, लेकिन उस एक्रूड का इस्तेमाल हम करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, और एक्चुअल कैश फ्लो का इस्तेमाल करते हैं नेट मनी की अवेलेबिलिटी देखने के लिए। जो इनफ्लो फ्रॉम डेप्ट रिसीवेबल यानी कि डेटर्स, ये डेटर है। डेटर का मतलब है कि जो पैसा हम हमें सेल ऑफ गुड्स या सर्विस के लिए कस्टमर ने दिया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो पैसा हम बिजनेस में डाल रहे हैं, चाहे एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे कहीं से सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, या कोई फिक्स असेट सेल कर दिया और उसका पैसा बिजनेस के अंदर ही पड़ा हुआ है, कोई मशीनरी सेल कर दी, उसका पैसा बिजनेस के अंदर ही पड़ा हुआ है, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाएगी फाइनेंशियल समरी के अंदर। अदर आउटफ्लो क्या है, भाई जो कस्टमर से पैसा नहीं आया, जो हमारा कैपिटल इनफ्लो नहीं है, तो वो क्या है, फिर अदर इनफ्लो है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि इनकम टैक्स का रिफंड रिसीव हो जाए, वो भी तो इनफ्लो है। ये भी हो सकता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने कहीं दी हुई थी, अब सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल गई आपको, वो भी तो अदर इनफ्लो हो सकता है। जीएसटी का रिफंड, इनकम टैक्स का रिफंड, कहीं से कोई सब्सिडी मिल गई, ये सारे के सारे आपके अदर इनफ्लो हैं। अब कैश फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जो पैसा हमने एक्चुअली खर्चा सैलरी देने के लिए, टेलीफोन खर्च करने के लिए। तो कैश टीबीसी का क्या मतलब होता है, जो हम सप्लायर को एक्चुअली परचेज के लिए पेमेंट करते हैं। मैंने परचेज कर लिया तो वो मेरी कॉस्ट है, परचेज कर लिया, लेकिन सप्लायर को जो पेमेंट दे दी, सचमुच में दे दी, कई बार होता है ना कैश क्रंच होता है, सप्लायर को पेमेंट नहीं दे पाते, तो ये फाइनेंशियल समरी में पता लग जाता है। कैश टीवीसी मतलब जो सच में पेमेंट कर रहे हो, एक्रूड टीवीसी यानी कि जो खर्चा आपने बुक किया टीवीसी का। तो कैपिटल खर्चा क्या हुआ, भाई आप लोन की रीपेमेंट कर दो, मशीनरी खरीद लो, या अपने बिजनेस में से एज ए ड्राइंग्स पैसा निकाल लो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो फिर अदर आउटफ्लो क्या होता है, वो सारा आउटफ्लो जो कि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, टीवीसी नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो बाकी क्या बचा, अदर आउटफ्लो। फॉर एग्जाम्पल वही सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट के लिए आपने दे दी, जीएसटी आपने जमा करा दिया, ये सारे के सारे आपके अदर आउटफ्लो हैं। तो फिर नेट कैश फ्लो क्या हुआ, इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस किया तो ये नेट फ्लो कहलाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब हो गया कि जो आपके बैंकों में पैसा पड़ा है। ये 30 के 30 पॉइंट ना फाइनेंशियल समरी के लिख के मैंने आपको दे दिए हैं, ताकि आपको कोई चिंता ही ना हो, दिक्कत ही ना हो। आप कह रहे हो जगमोहन भाई कमाल हो गया, ये मजा आ गया। यानी कि फाइनेंशियल समरी के अंदर एक एक चीज ना, पहले मैंने आपको वर्बली बताई, फिर लिखित में बताई, अब आप उसको फॉर्मेट में भी देख लो, मतलब छोड़ेंगे कुछ नहीं। आज ना आपके दिमाग में पूरी तरह से फाइनेंशियल समरी डाल देनी है, आप चाह कर भी भूल ना पाओ फाइनेंशियल समरी को। मैंने क्या बोला था, ये रही फाइनेंशियल समरी बनाए। फाइनेंशियल समरी में मैंने बात की थी, सबसे पहला कॉलम है डिस्क्रिप्शन का। अब देखो ये आ गया लास्ट ईयर में क्या फिगर है, ये बेंचमार्क आइडियल केस सिनेरियो में क्या होना चाहिए,
और ये अप्रैल का एक्चुअल, ये मई का एक्चुअल, ये जून का एक्चुअल, ये चौथा महीना, पांचवा महीना, छठवां महीना, पूरे के पूरे 12 के 12 महीने आ गए। और यहाँ पर आ जाना है टोटल। अभी कुछ कॉलम हाइड किए हुए मैंने, अक्टूबर तक का दिखा रहा हूँ। सारे के सारे एक ही शीट के ऊपर आपको नजर आने शुरू हो गए कि भैया मेरे अक्टूबर के महीने में क्या बैलेंस था और अप टू अक्टूबर क्या हो चुका है मेरा, है ना मजेदार। ओके, तो इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस क्या है, अब मैंने क्या बोला था, एक्रूड अकाउंट क्या होते हैं, सेल हो गया, टीवीसी माइनस करो, उसके अंदर जीपी आ जाएगा, जीपी की परसेंटेज आएगी, इंडायरेक्ट इनकम ऐड करोगे, खर्चे माइनस करोगे, नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशियो, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ है, ये रही, डिवाइड बाय जीपी रेशियो कहाँ है, ये रही। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, यानी कि कम से कम कितनी सेल करें, इतनी सेल तो करनी ही चाहिए। अकाउंट पेबल ये रहा आपका, जो मैंने बात की थी, अकाउंट रिसीवेबल ये रहा, और इन्वेंट्री ये रही। इन वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा था, इनफ्लो पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा मेरे, आउटफ्लो कहाँ जा रहा है पैसा, उसके बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर है। तो ओपनिंग, इनफ्लो, आउटफ्लो, सारी की सारी डिटेल जो है मेरी इसके अंदर आ जानी है, कहाँ पे, फाइनेंशियल समरी के अंदर। तो अब आपने देख भी लिया, अब खर्चों का ब्रेकअप देख लेते हैं। टीवीसी का ब्रेकअप क्या है, ओपनिंग स्टॉक क्या था, रॉ मटेरियल जमा वर्क इन प्रोग्रेस जमा फिनिश गुड, उसमें परचेज करके क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। रॉ मटेरियल की कंजम्पशन, फिक्स्ड कॉस्ट किस हेड में, कार, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, टेलीफोन, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है, फिक्स्ड कॉस्ट डाल दी गई है। तो दैट मीन टू से कि अब आपके पास ना आपकी फाइनेंशियल समरी रेडी हो गई है। कैसे रेडी हो गई, क्योंकि आपको अब पूरा का पूरा फॉर्मेट समझ आ गया, कैसे बनती है वो समझ आ गया, उसकी सिग्निफिकेंस समझ में आ गई। अब कितना मजा आ गया, जैसे आप सेल के ग्राफ पे क्लिक करोगे तो सेल का ग्राफ बनेगा, वर्किंग कैपिटल का ग्राफ देखना चाहे तो वर्किंग कैपिटल का ग्राफ भी बन जाएगा आपका। ओके, मैं अभी सेल के ग्राफ के ऊपर लेके चलता हूँ। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक दूसरी फाइनेंशियल समरी में, वही है फाइनेंशियल समरी। अभी दिखाता हूँ मैं आपको फाइनेंशियल समरी का। अब आप ना मास्टरी करते चले जा रहे हो, आप कह रहे हो कि जगमोहन फॉर्मेट तो हमने देख लिया, समझ आ गया क्या है फाइनेंशियल समरी का फॉर्मेट, यही है ना फाइनेंशियल समरी का फॉर्मेट, फर्स्ट क्लास तरीके से। यानी कैसे देख लो, ओपनिंग क्या था, परचेज क्या थी, सेल क्या थी, और यहाँ पे आपने सेल का ग्राफ भी देख लिया। भी सेल इतनी होनी चाहिए थी, इतनी है, और क्या वेरिएंस आ रहा है, इतनी होनी चाहिए थी, इतनी है, तो माइनस में इतनी, इतनी माइनस, इतनी इतनी, इस हर महीने की प्लान एक्चुअल एक सेकंड के अंदर देखो पता लग रहा है आपको, पूरा कैश फ्लो का ट्रेंड पता लग गया आपको, पूरा का पूरा सेल का ग्राफ, मजा आ रहा है फाइनेंशियल समरी देख के एकदम। मतलब 30 सेकंड के अंदर आप उसके एनालिसिस कर पा रहे हैं, विद इन 30 सेकंड। कैसे कर पा रहे हो, फाइनेंशियल समरी को देखते हुए, क्योंकि अब आपको पता लग गया ना कैसे बननी है फाइनेंशियल समरी, क्यों बननी है फाइनेंशियल समरी, किस वजह से देखनी है। आपने कहा ठीक है जगमोहन भाई, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। अब हमें ना और जानना है, और डिटेल में जानना है, जानना है तो जानो। ये लो, आप कह रहे हो कि मैं इसको एनालाइज, रीड कैसे करूं, कैसे करूं रीड एनालाइज कैसे करूं। देखो, जब आप जीपी रेशियो देखते थे ना, तो जीपी रेशियो को आपने किसके अगेंस्ट में देखा, बेंचमार्क के अगेंस्ट में देखा, उसका फिर आपने ट्रेंड देखा, वो ट्रेंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपकी जीपी कितनी होनी चाहिए, आपके बिजनेस प्लान के हिसाब से होनी चाहिए। आप जो कोस्ट शीट बनाते हो वहां पर आ रही है 30%, तो एक्चुअल भी तो 30% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर एक्चुअली आपकी जीपी फ्लक्चुएट कर रही है तो क्या हो सकता है, दो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो बुक कीपिंग की एरर हो सकती है, या वो जेन्युइनली बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बुक कीपिंग की क्या एरर हो सकती है, अरे किताबें ही कंप्लीट नहीं है, तो किताबें कंप्लीट करो, सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री, स्टॉक की एंट्री, सब कुछ करो ना, स्टॉक रिकॉर्ड को अपडेट करो, किताबों को। परचेज टाइमली बुक नहीं कर रही हो, तो आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, बुक कीपिंग की कोई गलती नहीं है, मैंने किताबें ठीक कर ली, तो एक्चुअली बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं आपके परचेज का प्राइस तो इंक्रीज नहीं होगा, सेल का प्राइस तो नहीं डिक्रीज होगा, बिल ऑफ मटेरियल में यूनिट कंजम्पशन तो नहीं बढ़ गई है, रिजेक्शन हो रही है, डेबिट नोट आ रहे हैं, स्टॉक का लॉस आ रहा है, हायर डिस्काउंट दे रहे हो, वारंटी कॉस्ट बढ़ रही है, टीवीसी कॉस्ट बढ़ रही है, अदर खर्चे बढ़ रहे हैं। तो यानी कि यहां से अब आपने जीपी को एनालाइज करना शुरू कर दिया। अब आप क्या करना है, नेट प्रॉफिट देखो। नेट प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को, प्रॉफिटेबिलिटी को सब लिखित में दे रहा हूँ, रिटर्न में दे रहा हूँ, ताकि आप कभी जिंदगी में भूले ही ना फाइनेंशियल समरी को। नेट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी, और कितना प्रॉफिट होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना कि आपने डिक्लेयर किया है, जितना आपने प्लान किया है। अगर ये आपकी डिक्लेरेशन के हिसाब से नहीं है, मैनिफेस्टेशन के हिसाब से नहीं है, यानी कि जो आपने प्लान किया था
तो आप फिर इमीडिएट करेक्टिव एक्शन लेंगे कि क्या बात है, अभी प्रॉफिट कम क्यों आ रहा है, खर्चे बढ़ गए हैं क्या, कौन सा बढ़ गया है भाई, कारण क्या होगा भाई, यहाँ तो जीपी कम है तो यहाँ खर्चे बढ़ गए हैं। अगर खर्चे बढ़ गए हैं तो चलो खर्चों को एनालिसिस कर लेते हैं। खर्चों को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है कि आप ना सभी एक्सपेंसेस की पहले ग्रुपिंग ढंग से कर दिया करो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एडमिन के खर्चे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के, फाइनेंस के, डेप्रिसिएशन के, पूरे बिजनेस के खर्चों को 6 हिस्सों में देखोगे तो दिमाग के अंदर ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। छोटे छोटे हेड्स को जब देखेंगे वो डीप एनालिसिस करने के लिए देखेंगे। ओवरऑल देखो कि आपकी टीवीसी के अलावा जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और वेजेस और बाकी जो खर्चे हैं, क्या वो प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, कैपेसिटी के हिसाब से बोझ आ तो नहीं हो रहे वहां पे। आपके एम्प्लॉय परसेंटेज की फॉर्म के अंदर ठीक आ रहे हैं क्या, एक्चुअल ठीक आ रहे हैं। एडमिन के खर्चे में कितना पैसा डाल रहे हो आप, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्रोप्रिएट खर्चा कर रहे हो, फाइनेंस की लागत में तो नहीं बढ़ गई है, और डेप्रिसिएशन कितना कर रहे हो। सबसे पहले क्या किया आपने, प्रॉपर ग्रुपिंग कर दी। फिर क्या करना है आपने, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लेजर के नाम होने चाहिए। यानी कि एडमिन का खर्चा है ना, तो उसके अंदर टेलीफोन का खर्चा होगा। अगर आप चाहें तो टेलीफोन नंबर वाइज अकाउंट बना सकते हैं, सो दैट कि आप उसके ट्रेंड को एनालिसिस कर सके। ऊपर हो गया ग्रुप, फिर हो गया सब ग्रुप, फिर हो गया लेजर। लेजर का नाम ऐसे हो कि पढ़ते सारी पता लगे कि ये टेलीफोन के एक्सपेंस की बात हो रही है इस नंबर की, और ये मंथली क्या बिल आ रहा है मेरा। बजट बनाओ, हर एक खर्चे के लिए बजट बनाओ, ताकि आप उसको देख सको कि, और एक्चुअल एक्सपेंसेस से उसको कंपेयर कर लो बजट के साथ में, और ट्रेंड को भी एनालिसिस करो कि कौन सा खर्चा बढ़ना शुरू हो गया है। तो ट्रेंड को पकड़ लो, फाइनेंशियल समरी से पता लग जाता है आपको। और आप अगर आपको खर्चों को रिड्यूस करना चाहते हो तो उसके लिए टेक्नोलॉजी क्या कहती है, ईसीआरआई। ईसीआरआई क्या होती है, या तो उस खर्चे को एलिमिनेट करो, या उस खर्चे को कंबाइन करो, या उस खर्चे को रिड्यूस करो, या इनोवेट करो कि बगैर इस खर्चे के किस तरह से काम हो सकता है। तो ये बड़ी पावरफुल टेक्नोलॉजी है एलिमिनेट की। एलिमिनेट का मतलब है कि आपके यहाँ पर प्रिंटर पड़े हुए हैं, हर एक कंप्यूटर के साथ में प्रिंटर पड़ा हुआ है, क्या करना है, सारे प्रिंटर हटा दो, एलिमिनेट कर दो, एक प्रिंटर रखो सेंट्रलाइज्ड, प्रिंटिंग का खर्चा कम हो जाएगा। कंबाइन करो, भाई आपका ट्रक हर रोज फैक्ट्री से हेड ऑफिस तो आता ही है, या फैक्ट्री से वेयर हाउस की तरफ आता है, वेयर हाउस आपके ऑफिस के पास है। ये जो कोरियर करते रहते हो फैक्ट्री से ऑफिस, ऑफिस से, अरे जो ट्रक आता है ना वहीं पे कोरियर का सामान भी रख दिया करो, कई लाखों हजारों रुपए का खर्चा आपका बच जाएगा। कंबाइन करो, रिड्यूस करो, यानी कि डिक्लेयर करो कि कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। रिड्यूस करो उस चीज को। जब बजट को रिड्यूस करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली एक्चुअल भी ना बजट के हिसाब से होना शुरू हो जाता है। और इनोवेट करना शुरू करो कि आज की टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों निकालने हैं प्रिंट, हमने क्यों नहीं पीडीएफ वर्जन को इस्तेमाल करना है। ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में आप जान ही चुके हो, जब आप फिक्स्ड कॉस्ट को जीपी रेशो से डिवाइड करते हो। इन्वेंट्री को भी आप जान चुके हो कि आपका रॉ मटेरियल है, तो चाहे आपकी वर्क इन प्रोग्रेस है चाहे फिनिश गुड्स है, कहीं पैसा ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा इन्वेंट्री के अंदर। अकाउंट पेबल के लिए बहुत 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 जरूरी है कि आप क्रेडिट पीरियड डिफाइन कर दो, कि 30 डेज की पेमेंट है, कि 1 मंथ की पेमेंट है, कि 2 मंथ की पेमेंट है। और क्रेडिट लिमिट भी डिसाइड कर दो, मैक्सिमम होनी चाहिए अकाउंट पेबल से लिमिट मैक्सिमम, ताकि लोग आपको मैक्सिमम उधारी दे सकें। क्रेडिट पीरियड और क्रेडिट लिमिट जब आपने डिफाइन कर दी है, तो अब आपने वेंडर रेटिंग सिस्टम भी लगा दिया अपनी कंपनी के अंदर। अकाउंट पेबल कितने होने चाहिए फाइनेंशियल समरी में, बिजनेस प्लान के हिसाब से होने चाहिए, ओवर ड्यू नहीं होने चाहिए। अगर ओवर ड्यू अकाउंट पेबल आ रहे हैं ना, तो यानी कि आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी का इशू शुरू हो गया। कहाँ से देखा हमने, फाइनेंशियल समरी से देखा। अब आपका मेन एरिया फोकस क्या होना चाहिए, नया वेंडर डेवलप करना आपका एक फोकस एरिया है। वो वेंडर जो कि आपको लॉन्गेस्ट क्रेडिट पीरियड दे सकता है, कम से कम रेट के ऊपर, लेकिन क्वालिटी आपको हाई देता है। ये एक आइडियल केस सिनेरियो है जिसके ऊपर आप लगातार काम करते चले जा रहे हो। और परचेज ऑर्डर सिस्टम को लगा दिया अपनी कंपनी के अंदर आपने अकाउंट पेपर को मैनेज करने के लिए। अब आप ना एनुअल वेंडर मीट भी किया करो, कम्युनिकेट भी किया करो अपनी पॉलिसीज वेंडर को। जब आप एनुअल वेंडर मीट करते हो, उनके साथ में अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, तो कहीं जाके आपको फेवरेबल पेमेंट टर्म मिलती है। ऐसे थोड़ी फेवरेबल पेमेंट टर्म मिल जाएंगे, नहीं तो बोलेंगे ठीक है, अगर आपको 30 डेज चाहिए तो ब्याज दो, 60 डेज चाहिए तो ब्याज दो। ये जो आप एनुअल वेंडर मीट करते हो, न्यू वेंडर डेवलपमेंट करते हो, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाते हो, उसकी वजह से आपका अकाउंट पेबल कंट्रोल में आता है। उसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल है।
आपको क्रेडिट पीरियड डिफाइन करना है अपने कस्टमर का, कितना होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा एडवांस होना चाहिए, चलो 15 दिन हो गया, 30 डेज हो गया, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, लेकिन जो भी है उसको डिफाइन करके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डाल दो, कम से कम होना चाहिए। और क्रेडिट लिमिट भी कर दो, ऐसा ना हो कि सेल किए चले जा रहे हो, सेल किए चले जा रहे हो, पैसे आ नहीं रहे, सेल किए चले जा रहे हो, तो क्या होगा, डेटर बढ़ जाएंगे, पैसा स्टक हो जाएगा डेटर्स के पास में। क्रेडिट पीरियड और क्रेडिट लिमिट कस्टमर से जो आपको मिलता है ना, एक तरह का वो इंटरेस्ट फ्री इंटरनल फाइनेंस है, तभी तो कहते हैं एडवांस में पेमेंट लेनी चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल ना पेमेंट टर्म्स के हिसाब से होने चाहिए, अगर ओवर ड्यू अकाउंट रिसीवेबल है तो क्या चलेगा आपकी कंपनी में, कलेक्शन इंजन। देखो फाइनेंशियल समरी कितना बड़ा इशारा करती है ना, पूरा का पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल तो फाइनेंशियल समरी के द्वारा ही आ गया। ये रिटर्न में दे रहा हूं मैं आपको, इसको दोबारा से मेरे सेशन के बाद पढ़ लेना, लिख लेना, कर लेना। अब आपने सेल्स ऑर्डर सिस्टम लगा दिया कंपनी के अंदर, वर्किंग कैपिटल आप जानते ही हो, वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल उतनी होनी चाहिए जितना कि बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब आपको मालूम है, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो। मोर वर्किंग कैपिटल मींस ज्यादा पैसों की ब्लॉकेज हो गई है आपके बिजनेस के अंदर, और कम वर्किंग कैपिटल होगी तो कैश करंट हो जाएगा, तो सही सही होनी चाहिए। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो भी नुकसानदायक है, बहुत कम है ठंडा पड़ जाएगा, सही सही होना चाहिए 98। तो तो यहाँ पर उसी तरीके से बिजनेस को जितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए उतनी बेंच मार्क डिसाइड कर दो। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आइडियल है, यानी कि अदर पीपल्स मनी अदर पीपल्स एफर्ट, लोग आपको एडवांस पैसा देते हैं, इन्वेंटरी जस्ट इन टाइम रखते हो, और सप्लायर आपको उधारी देते हैं, तो वर्किंग कैपिटल की फिगर नेगेटिव आएगी। इनफ्लो कहाँ से आता है, मैक्सिमम इनफ्लो कहाँ से आना चाहिए, कस्टमर से आना चाहिए। अगर कस्टमर से कम आ रहा है, ओनर अपने ही पैसे लगाता चला जा रहा है, तो यानी कि स्थिति खतरनाक है। अगर आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो, अनसिक्योर्ड लोन करते हो, तो वो कैपिटल प्रोटेक्शन कहलाती है। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट रेंटल सर आपका अदर इनफ्लो कहलाता है, आप समझ गए। आउटफ्लो का मतलब क्या है, भाई मंथली आपने जो खर्चे करने हैं, टीवीसी करनी है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, लोन की रिपेमेंट करनी है, ड्राइंग्स करनी है, तो क्रिटिकल रिव्यू करना है आपने अदर आउटफ्लो का, कि लीकेज तो नहीं हो रही है। तो इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, नेट फ्लो। तो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे पता लगा कि बुक्स ना प्रॉपरली रिकंसाइल्ड है बैंक के साथ में। करेक्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इंश्योर दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कंप्लीट फॉर द मंथ एंड इंकरेज फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द कंपनी। देखो कई तरह के ना मिथ फैले हुए मार्केट के अंदर, वो कह रहे हैं कि अगर हम टीवीसी और फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से ग्रुपिंग कर देंगे तो हमारा टैक्सेशन कंसल्टेंट नाराज हो जाएगा। अरे कोई नाराज नहीं होगा, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट बनानी होती है 31 मार्च 2023 के बाद, अभी पूरा साल पड़ा है, अभी अपनी बुक्स को आप ग्रुपिंग करो, जब साल खत्म हो जाएगा तब आप रीग्रुप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी शेड्यूल 3 के हिसाब से वैसे अलग से बैलेंस शीट बनती है, वो बन जाएगी टैली के अंदर भी, बिजी के अंदर भी। आप कह रही हो टाइम कंज्यूमिंग है, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ये आपको ना, अगर आप फाइनेंशियल समरी बनाना चाहते हो, तो मान लीजिए आप टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, मान लो आप टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो हमने क्या किया, सिंपल सिंपल एक ना टूल ही बना दिया। ये देखो एक टूल बना दिया, इस टूल को अपने कंप्यूटर में लगाओ, टैली में 2 सेकंड में, 2 सेकंड में फाइनेंशियल समरी तैयार। आप कह रहे हो टाइम लगता है फाइनेंशियल समरी बनाने में, लो आज के बाद कोई टाइम नहीं लग रहा फाइनेंशियल समरी बनाने के लिए। क्या किया, सीधा का सीधा ये वीडियो देख रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, let me share with you a demonstration of financial summary customization in Tally. So here we go. Right. I have opened the screen for financial summary. You can see here what we do after the customization of Tally in your computer. You will get to know the icon like this JS report menu. Just press on this report. You will get financial summary. Just by clicking on the financial summary, it's ready. Can you see? Last year, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, and the figure of the total. Press escape. Now you can go to the next sheet. It is accrued fixed cost and variable cost. Just press on this. A complete accrued fixed cost and variable cost report is ready. There is 16/7 is the last year, then April, May, June, July up to the March. These are the various heads of the expenditure that has been accounted for in your tally.
Okay, press escape. Here is the instruction. Serial number 1 to serial number 22, all the instructions are giving that what is the meaning of what. Say for example, net profit ratio is equal to net profit oblique revenue, and all 22 things are being explained in the instruction. Making financial summary was never so easy. Simply press J and then F. Your financial summary is ready within 2 seconds. Thank you for watching. देखा आपने, देखा आपने फाइनेंशियल समरी जब आपने टैली में बनानी थी तो 2 सेकंड में बना के तैयार कर दिया आपने फाइनेंशियल समरी। इसी तरीके से अब बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आपके पास लगा हुआ है तो सिमिलरली बिजी का भी टूल मैंने डाल दिया। टिक टिक, 2 सेकंड के अंदर फाइनेंशियल समरी तैयार। आप कह रहे हो कि जगमोहन मेरे पास ना टैली है ना बिजी है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर ना ये 2 सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो ये काम कर दिया हमने। आप कह रहे नहीं है मेरे पास, सैप है, ओरेकल है, बान है, नेविजन है, जोहो है, वो सारे क्या करें, तो भी बना देते हैं 2 सेकंड के अंदर। फाइनेंशियल समरी बनाना कोई मुश्किल थोड़ी है। उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक टूल बना रखा है हमने। क्या बनाया हुआ है, ये देखिए फाइनेंशियल समरी का टूल बना दिया हमने। ये टूल दिखाता हूँ, ये फाइनेंशियल समरी। इसमें क्या किया, इसमें क्या किया इस टूल के अंदर, ये फाइनेंशियल समरी कैसे बनानी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंस्ट्रक्शन शीट है आपके लिए। क्या करना है, आपने ना मंथ वाइज ट्रायल बैलेंस मात्र एक्सपोर्ट करना है। मंथ वाइज ट्रायल बैलेंस एक्सपोर्ट करना है, ये यहाँ पूरा दे रखा है। अप्रैल, मान लीजिए अप्रैल है, तो अप्रैल का ट्रायल उठाया, ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे, खटैक पेस्ट कर दिया अप्रैल का ट्रायल। मई का ट्रायल उठाया, जैसे महीना खत्म हुआ बस ऐसे बनता है, महीना खत्म हुआ ट्रायल पेस्ट कर दिया। अभी अभी अक्टूबर खत्म हुआ था, अक्टूबर खत्म हुआ ट्रायल उठाया और पेस्ट कर दिया यहाँ। जो भी है जैसा भी है, आपका ट्रायल ना उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो हमने उसके लिए जगह दे रखी है, 12 के 12 महीनों की जगह हमने दे रखी है, अप्रैल से लेके मार्च तक। तो फाइनेंस समरी करने के लिए क्या करना पड़ता है, जस्ट ट्रायल बैलेंस को पेस्ट करना पड़ता है। जैसे अक्टूबर तक का काम कर चुके हैं, अक्टूबर का ट्रायल है, अब नवंबर खत्म होगा तो नवंबर पेस्ट कर देंगे। अब ये साइंस काम कैसे करती है, हमने ना एक चार्ट ऑफ अकाउंट बना दिया स्टैंडर्ड। तो यहाँ ना हमने डिफाइन कर दिया कि भाई क्या, तो नाम होगा किसका, फाइनेंशियल समरी के हिसाब से लेजर का, उसके सब लेजर का, और उसको फाइनेंशियल समरी में किस हेड में ग्रुप करना है। देख रहे हो, देख रहे हो हमने क्या किया है कि जो भी ट्रायल बैलेंस से फिगर उठ के आएगी, बीच में हमने डाल दिया स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट। वी लुकअप और एच लुकअप की कमांड लगा के भाई कौन सेंट्री कैटर सप्लायर में जाएगा, कौन ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, कौन डेटर है मेरा, एक बार उठा के डाल दिया हमने, कॉन्फ़िगर कर दिया क्या मेरी टीवीसी, क्या मेरी फिक्स कॉस्ट, मजा आ गया। स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर एक बार आपने डिफाइन कर दिया, बस उसके बाद तो क्या था, उसके बाद तो फाइनेंशियल समरी अपने आप तैयार। वो कैसे, क्योंकि इसके अंदर जब फाइनेंशियल समरी बननी है तो अपने आप बन जाएगी। कैसे, देखो फाइनेंशियल समरी में ये फिगर सेल की कहाँ से आ रही है, ये फिगर आ रही है सम इफ अप्रैल से उठाई चीजें हमने, अप्रैल की शीट से उठा ली, मई की शीट से उठा ली, जून की जून से उठा ली। टीवीसी कहाँ से आ रही है, एक्रूड टीवीसी एंड फिक्स्ड कॉस्ट से आ रही है। अब एक्रूड टीवीसी एंड फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जाएंगे तो ये फिगर्स कहाँ से आ रही है, जो भी खर्चे यहाँ पर आ रहे हैं कि आपने ये फिगर जो उठानी है परचेज की। अब अप्रैल है तो अप्रैल की परचेज की फिगर आएगी, सारे के सारे सम इफ के फॉर्मूले लगा रखे हैं। ये देखो यहाँ पर, अब नीचे खर्चे कहाँ पे आ रहे हैं, ऊपर फॉर्मूले देख पा रहे हो, आप कह रहे हो हाँ जगमोहन फॉर्मूले देख पा रहे हैं। अब ये लेजर अकाउंट भी कहाँ से आ रहे हैं, ये लेजर अकाउंट भी सीधा का सीधा उठ के आ रहे हैं। ये मेन कैटेगरी भी आ गई, सब कैटेगरी भी आ गई, उसका कोड भी आ गया, और उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो पीछे उनके ट्रायल बैलेंस से उठ के आ गए हैं। अप्रैल का ट्रायल बैलेंस है, मई का ट्रायल बैलेंस, जुलाई का ट्रायल बैलेंस है, अक्टूबर का ट्रायल बैलेंस है, पूरे साल का ट्रायल बैलेंस यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया एंड तक, एंड टू एंड, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड टू एंड देखो, सम इफ सितंबर के ट्रायल बैलेंस आप समझ गए। यानी कि अब फाइनेंशियल समरी किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाना बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या था कि अगर आप टैली यूज कर रहे हो तो टूल डाल दिया, 1 सेकंड में तैयार। अगर आप बिजी यूज कर रहे हो, टूल डाल दिया, 1 सेकंड में तैयार। अगर आप उसके अलावा कर रहे हो तो बस एक कनेक्टर हमने बना दिया, आपने उसका उठा के ट्रायल डालना है,
सिर्फ फर्स्ट टाइम काम करना है। क्या? कि उसका स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट बना दी, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, उससे फाइनेंशियल समरी तैयार। अब फाइनेंशियल समरी क्या होती है आपको पता लग गया, उसको एनालाइज कैसे करते हैं पता लग गया, उसमें से बेनिफिट क्या निकल कर आते हैं वो पता लग गया, क्या देखना है, क्यों देखना है, कब देखना है, आपको मैं इतनी डिटेल में बता चुका हूं ना। तो अब ना ये इतनी एक्सप्लेन्ड वीडियो मैंने ना नहीं बनाई कभी भी आज तक। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 1 घंटा आपने पूरी पेशेंस के साथ में ना आज इस वाले सेशन को सुना है। मैं तहे दिल से ना आपका धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से। और बहुत से लोग ना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जो भी आपका सवाल है बस पूछ लिया करो। एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी क्वेश्चन यू हैव, यू कैन आस्क एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो चैट बॉक्स डीएक्टिवेटेड था, तो ऑनलाइन वालों मैंने चैट बॉक्स डीएक्टिवेट कर दिया है। तो ये मैंने वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए अब बना दी है, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस इसके जो फॉर्मेट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हैं। बस एक ही प्रॉमिस आपसे चाहिए। क्या प्रॉमिस चाहिए? कि आपकी ना फाइनेंशियल समरी बन तो जाएगी, वो तो सारा हमने काम कर दिया। आप अपने अकाउंटेंट को भी समझा देंगे, वो भी सारा काम कर दिया। सब कुछ, मतलब सब कुछ, सब कुछ दे दिया मैंने आपको निकाल के। आपने बस एक काम करना है, एक प्रॉमिस चाहिए, इस हफ्ते का एक प्रॉमिस चाहिए। क्या? कि आप देखोगे फाइनेंशियल समरी को, आप देखोगे फाइनेंशियल समरी, देख के एनालाइज करोगे और बिजनेस को बना दोगे प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडे सेशन। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग 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 वीक अहेड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को विद अ न्यू सेशन। बाय।